हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हमारे साथ आरआरबी पीओ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। सबसे पहले तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपका आरआरबी पीओ में सिलेक्शन हुआ है। थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। मैम। एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, कैसा आपका एक्सपीरियंस था आपकी पूरी जर्नी का, और आने वाले एस्पायरेंट्स जो अभी नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनको किस तरीके से इस एग्जाम के लिए फोकस करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोग अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। तो सबसे पहले संगीत से स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मैम। मैम मेरा नाम संगीत किरवाल है। मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है यही झारखंड से ही हुआ है। 2020 में खत्म हुआ था। फिर 2021 में मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था। और तब से लेकर अभी तक मैं प्रिपेयर ही कर रहा था। ये मेरा फर्स्ट जॉब होने वाला है मैम। और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ओके मैम, मेरा नाम रोशन कुमार है और मैं गिरिडीह से हूँ मैम। और मेरा ग्रेजुएशन 2019 में हुआ था और तब से मैं प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ और ये मेरी फर्स्ट जॉब है। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरी फैमिली भी बहुत एक्साइटेड है इसको लेके। ओके। थैंक यू मैम। मेरा नाम प्रिया दुबे है। मैं पलामू झारखंड से आती हूँ। मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है बीआईटी सिंदरी धनबाद से। उसके बाद मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में क्लर्क एज अ क्लर्क काम कर रही थी। और फिर मैंने आरआरबी पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम दिया और मेरा दोनों क्वालिफाई हो गया है। तो मैं आरआरबी पीओ ज्वाइन करने वाली हूँ, जिसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। यस मैम। जी मैम। मेरा नाम निशान झा है। मैं जमशेदपुर से हूँ। और मैं 2022 में पास आउट हुआ था। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से करा है, कॉमर्स में। ओके। उसके बाद मैंने बैंक का प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। और 2023 में मैं एलआईसी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का इंटरव्यू स्टेज तक मैं गया था। फिर ओके। फाइनल में मैं 3 मार्क्स से क्वालिफाई नहीं कर पाया था। उसके बाद अभी आरआरबी पीओ का मैं फाइनल लिस्ट में मेरा नाम आया है। ये थैंक तो यू। आप सभी को एक और बार कॉन्ग्रेचुलेशंस कि फाइनली अभी आपकी जॉब लग गई है। कुछ लोग थैंक यू। पहले से भी जॉब कर रहे थे, लेकिन जिसकी फर्स्ट टाइम लगती है उनको एक अलग ही खुशी होती है। तो हाँ जी मैम। यस एक मैम, और मेरा चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जैसे आप सभी की बैंकिंग सेक्टर में अभी लगी है, तो आपको बैंकिंग सेक्टर में ही स्पेसिफिकली जाना था या फिर आप दूसरे एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे थे? मैम एक्चुअली क्या था, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर की आपने बात की, मैं तैयारी बैंक के लिए कर रहा था। पर आरआरबी में मेरा जाने का इसलिए मन था क्योंकि यहाँ जाके एक बार मैं सेटल होना चाहता था। और एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे मिल जाएगी और उसके बाद मैं डेफिनेटली आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट करूंगा। ओके। यस मैम, पर्टिकुलरली मैंने जब इंजीनियरिंग करी कि फिर मैंने प्राइवेट जॉब पे स्विच किया था। फिर जब कोरोना आया फिर मैं सोची कि एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, दूसरा है कि कौन सा जॉब जो झारखंड में लग सकता है और नियर बाई, जैसे एकदम टाइम पे एग्जाम हो, टाइम पे रिजल्ट दे, टाइम पे ज्वाइनिंग हो। तो बैंक से अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है मैम। और इसमें है कि आपको होम लोकेशन भी मिल जाएगा, बैंक में सैलरी भी अच्छी है, और फाइनेंशियली से अगर आप इसमें काम करोगे तो आपको ग्रोथ भी थोड़ा बेटर है। तो इस वजह से मैंने इसके लिए स्विच किया मैम, बैंकिंग सेक्टर के लिए। और फाइनली एट द एंड तो आरबीआई ग्रेड भी ऐसा टारगेट है मेरा भी। ओके। और मैम, ग्रेजुएशन के बाद तो हम बैंकिंग लाइन ही प्रीफर किए क्योंकि ये होम स्टेट जॉब मिल रहा था और होम स्टेट में ऐसी कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही थी। तो हमको हमको लगा कि हम बैंकिंग लाइन में ही मेरे लिए बेटर रहेगा और उसका जो सिलेबस था वो हमको समझ में आया अच्छे से। तो मैं इसी लाइन में आगे आगे प्रिपरेशन करते रहा और फाइनली आज पीओ बन गया। तो आगे आपका कोई और एम है या फिर बस यहाँ पर पीओ के बाद और किसी की तैयारी नहीं करनी है? वो हम आगे आगे करनी है, आरबीआई ग्रेड भी का करेंगे, वही सोचे हैं फिलहाल। ओके। मैम अगर टाइम पे एग्जाम हो तो आदमी जेपीएससी और जेएसएससी भी दे, बट वही है कि झारखंड में होता ही नहीं है टाइम पे एग्जाम, ना रिजल्ट आता है। बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए हम लोग फ्यूचर टर्म के लिए इसी को सेलेक्ट करे हुए हैं। और हाँ, लेकिन झारखंड में भी मैम झारखंड। लेकिन मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर रुकना मत, क्योंकि अभी नहीं आपने मैम। ज्वाइन नहीं किया है तो फिर ज्वाइन करने के बाद बहुत सारी चीजें रहती है। तैयारी करते रहना जब तक आपके पास मौका है, और इससे और अच्छी जगह अगर हो जाए तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। मैम तो एक टाइम तो ऐसा था। ओके मैम। हाँ, नहीं नहीं, आप बोल सकते हैं।
मैम एक टाइम ऐसा था कि मेरे फ्रेंड्स, और एक्चुअली क्या है कि मेरा प्रिपरेशन टाइम में पॉइंट्स और रीजनिंग स्ट्रेंथ रहा है। मेरा जनरल अवेयरनेस मुश्किल से कट ऑफ क्लियर होता है, और इंग्लिश भी थोड़ा सा मतलब बहुत कम लीड रहता था। तो मेरा सिर्फ दो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, पॉइंट्स और रीजनिंग। तो मेरे फ्रेंड सब्जेक्ट मेरे साथ प्रिपेयर कर रहे थे, वो लोग बोल भी दिए थे कि मेरा शायद कभी ना निकले। तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा है कि सिर्फ ये दो सब्जेक्ट के बस में मतलब मैंने कर लिया क्लियर। और मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपका बाकी दो सब्जेक्ट वीक भी है, पर आपका रीजनिंग और पॉइंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब आप डेफिनेटली निकाल सकते हो। हाँ, ये है कि रीजनिंग और क्वांट आरआरबी में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ प्रीलिम्स में नहीं आता इंग्लिश। तो वो ऐसा है कि जिसकी इंग्लिश वीक है उनको तो ये वाली एग्जाम चूज करनी चाहिए कि हाँ इसको ज्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि इसमें इंग्लिश का रोल नहीं होता उतना। और एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पूछना चाहूंगी, जिससे बहुत सारे जो आने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको मोटिवेशन मिलेगा कि अभी तक आप लोगों ने कितनी एग्जाम्स दी है जिसमें आप फेल हुए हैं। तो ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि हर किसी को बस ये दिखता है कि हाँ ये वाला हमारा क्लियर हो गया, लेकिन उससे पहले हमने कितने फेलियर फेस किए हैं वो कोई नहीं देखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आप लोगों ने इससे पहले कितने एग्जाम्स दिए हैं और कितने में आपका नहीं हुआ था। मैम एक्चुअली लगभग मैंने 17 प्रीलिम्स किए हैं, 17 प्रीलिम्स, और टोटल 4 इयर्स का मतलब ये पढ़ मिला है जो मुझे। और मेरा मतलब गलती था, मैं मुझे पहले निकाल लेना चाहिए था। पहले मैं बहुत बड़ा गलती कर रहा, जो कि मुझे इस साल पता चला कि मैं क्या गलती करता। उसी वजह से मैं नहीं निकाल पा रहा था। अब लेकिन वो गलती मुझे पता चल गया, और मैंने उस पर वर्क किया, तो डेफिनेटली इस साल बहुत अच्छा मार्क्स से क्लियर हुआ है। और इनफैक्ट क्लर्क में मैं झारखंड का स्टेट टॉपर हूँ। ओ कंग्रेचुलेशंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए और फिर उस पर वर्क करना आना चाहिए, नहीं तो फिर ये जो एग्जाम से किसी का एक साल में भी निकल जाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कहाँ पर कम पढ़ रहे हैं, कहाँ पर वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रोशन, आपने इससे पहले कितने एग्जाम्स दिए हैं? मैम एक्चुअली जो भी आईबीपीएस के एग्जाम होते हैं उसको मैंने सारे अटेम्प्ट किए हैं, 21 22 और 20 में भी किए थे। तो एक्चुअली प्री तो मेरा क्लियर हो रहा था, मेंस में मैं 0.5 या कुछ मार्क्स 1 2 कर जा रहा था। और ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था मैम, और मेरा क्लियर हो गया आरआरबी। इससे पहले हम इंटरव्यू नहीं दिए थे। फर्स्ट इंटरव्यू था तो बहुत अच्छी बात है, क्लियर हुआ आपका पहला इंटरव्यू। इससे पहले तो मेंस ही क्लियर नहीं हो रहा था, आरआरबी पी आरआरबी क्लर्क एसबीआई क्लर्क मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था। मेरा फर्स्ट एग्जाम था एलआईसी असिस्टेंट 2019 का। उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ा गैप, थोड़ा लॉन्ग टाइम हो गया है, पर फाइनली आज मिल गया हमको जो चाह रहे थे। मैं तो इतना ज्यादा फेलियर्स देखी हूँ कि मैं काउंट भी नहीं कर सकती हूँ कितने नंबर ऑफ फेलियर्स देखा है। मतलब प्रीलिम्स तो मेरे सारे निकल जा रहे थे। मेंस में मेरा वही सबसे वीकेस्ट टॉपिक था कि जनरल अवेयरनेस, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हम लोगों को लर्निंग कैपेसिटी थोड़ी कम होती है, तो हम लोग को रिटेन करने का पावर थोड़ा कम होता है। वहां जाकर के मेरे को याद ही नहीं रहता था, फिर मैं उसके कारण LIC डबल ए मेरा छूट गया फाइनल सिलेक्शन से। RBI असिस्टेंट अभी असिस्टेंट दिया हुआ है मैंने, उसमें भी मेरे को लग रहा है GA के कारण ही नहीं हो पाएगा। फिर SBI क्लर्क मेंस भी मेरा फाइनल सिलेक्शन 1.5 मार्क्स से नहीं हुआ। मतलब लास्ट लास्ट में ही मेरा नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है कि मतलब प्रीलिम्स नहीं हुआ, इंटरव्यू के बाद भी मेरा बहुत सारा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो तो देखिए, बहुत फेलियर तो हर किसी के साथ होता है, लेकिन उसके बाद बहुत जो बहुत सक्सेस है वो इम्पोर्टेंट है। बहुत ज्यादा फेलियर्स देखा है हम लोगों ने शायद। हम तीनों क्योंकि ने हमारे स्टेट का लगता है। कट ऑफ भी तो इतना ज्यादा जाता है ना कि मतलब बहुत कट ऑफ जाता है। हाँ, यस अभी मैम, प्रीलिम्स कंपटीशन मेंस बहुत बढ़ बहुत। गया है, पहले बहुत उतना बहुत। नहीं था। हाँ, और वैकेंसी भी झारखंड में 14 वैकेंसी बहुत है कम मात्र आता है। RRB पीओ में। जी मैम। ओके, तो ऐसा कभी आप लोगों के साथ हुआ कि आपको जब आपकी एग्जाम नहीं निकलती तो आप डिसअपॉइंट हो गए और ये सोचा कि अब तो नहीं देना है या आप गिव अप कर देंगे? ऐसा कभी आपके माइंड में आया किसी के भी? नहीं, मेरे माइंड में तो कभी नहीं आया, मेरे को मेरे पता था माइंड मैं में निकाल एक्चुअली, लूंगी। ये बहुत अच्छी बात बोली क्या है ना आपने। कि अ, मुझे पता भी था मैम, और मैम पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव, उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि क्यों आपका नहीं निकल रहा है। और एक बार भी मेरे पे क्वेश्चन नहीं किए, वो भी जानते थे कि मेरा एक न एक दिन निकलेगा। और ये मतलब डेफिनेटली मैं अपना सक्सेस पेरेंट्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ। मुझे पेरेंट्स बीच में और लगा था फ्रेंड्स मैम का कि मैं। रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत कोई भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत। में। जी मैम। तो अब हम स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रिलिम्स में तो ये मुझे लगता है कि जो आरआरबी वाले एग्जाम्स है उसका प्रिलिम्स निकालना बहुत टफ है।
क्योंकि 45 मिनट्स का टाइम होता है और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो एक बार आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए कि कैसे आपने मैनेज किया। मैम अगर प्री का बात करें तो आरआरबी में सबसे ज्यादा स्पीड मैटर करता है और एक्यूरेसी मैटर करता है। तो जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतना ज्यादा लगा दो, एक दिन में 5 6 7 जितना लगा सकते हो, क्योंकि वही एट द एंड आपको हेल्प करने वाला है एग्जाम में। मेंस के लिए आप पढ़ सकते हो जीए, लेकिन प्री के लिए आप मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सकते हैं लगाओ। वो सोर्स ये नहीं है कि ये इजी है वो टफ है, इजी लगाओ हार्ड लगाओ, लेकिन लगाओ। मेरे लिए तो एक ही मंत्र है कि मॉक टेस्ट, दैट्स इट। मैम अगर मेरी बात की जाए तो मेरा थोड़ा सा डिफर करता है। मैं बहुत कम मॉक देता था, पर लेकिन क्योंकि मैंने बहुत पहले ही मैंने पूरा 6 7 महीना बेसिक क्लियर करने में दिया था सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। तो एक एक टॉपिक मेरा मैम पढ़ा हुआ है। और एक्चुअली मेरा मतलब गॉड गिफ्टेड है कि क्या मैम, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छा है। तो वो मेरे को बहुत हेल्प करता है। एक चीज आप याद रखना, मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूंगा कि जो क्यूब्स होता है, फिर जाके आपका स्क्वायर्स होता है, और जो नंबर से जैसे कैसे खेलना है वो आपको आना चाहिए। तो उसके लिए आप पहले बेसिक्स पूरा क्लियर कर लेना और अपना कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग कर लेना। प्री में बहुत काम आता है कैलकुलेशन आपका। यस मैम, मैं भी मॉक ही प्रीफर करना चाहूंगा। सारे स्टूडेंट को मॉक लगाना बहुत जरूरी है। एक्चुअली मैं भी प्री का या मेंस का हो, मेंस का तो कभी कभी मैं दिन भर में 3 लगा देता था गुस्सा से। नहीं देना है, मार्क्स में इंक्रीज करना है। प्री का टाइम में तो हाँ मैम, 5 सर ने ये बिल्कुल सही बोला था। ये सब जो होता है ना छोटा छोटा, जो हम लोग बेसिक सोचते हैं कि स्क्वायर्स रटना या फिर टेबल्स लर्न करना या फिर ये सब इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट वहां जब जाते हैं ना तो पता चलता है यार ये याद रहता तो अभी तो मेरा 1 सेकंड, तो वहां पे तो 2 सेकंड 3 सेकंड ही बहुत हाँ। मैटर करता है। तो लगता है कि यार इस टाइम अगर ये याद किया हुआ रहता ना तो अभी कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं पड़ता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। नंबर सीरीज में भी काफी हेल्प करता है मैडम। ये नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, मिसिंग सीरीज में भी काफी हेल्प करता है आपका, वो अच्छा हो बिल्कुल तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो 45 मिनट्स होते हैं इसको आपने कैसे मैनेज किया? रीजनिंग कितने टाइम करते थे और क्वांट एग्जाम में आपने किस तरीके से इस टाइम को मैनेज किया था? मैम मेरा मैम बीस देखिए मिनट में प्रीलिम्स तो 20 मिनट में मैं रीजनिंग में, मैं छोटा सा बोलूंगी, मेरा 20 मिनट में रीजनिंग हो जाता था और 25 मिनट में मैथ्स को देती थी। क्योंकि मेरा रीजनिंग थोड़ा फास्ट हो जाता है और मैथ्स में थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है, क्योंकि पीओ है ना तो थोड़ा कैलकुलेटिव मैथ्स थोड़ा ज्यादा आता है। तो इसलिए हम्म। मैं लेके चलती थी 25 मिनट मेरे को मैथ्स को देना है और रीजनिंग जितना बन जाए। ओके, और एक्चुअली बाकी मैम सब? मेरा टाइम का कोई डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा नहीं था मैम, क्योंकि आरआरबी का जो प्री रहता था ना हमको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। तो आरआरबी के प्री में मेरे अच्छे मार्क्स आ जाते थे। आरआरबी प्लस में तो मेरे लगभग 79.5 मार्क्स आए हैं इस बार। वाह। और क्लर्क में मेरे मतलब 60। आप लोगों की 29 आए थे प्रैक्टिस मैम। बहुत अच्छी हो गई थी। यस मैम, प्रैक्टिस मैं मतलब बोलोगे कि प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस से जरूरी है, इससे स्पीड भी बना रहता है और उससे टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। जैसे बोला जाता है कि टाइम 20 मिनट दें, पर स्पीड बना रहता है तो वो एक्चुअली वहाँ मैनेज हो जाता है सारा कुछ। और खुद ही मैम हो मैं जाता है। बताना चाहूंगा कि मैम मेरा 40 मिनट में ही, मतलब पीओ का पेपर बोले, 40 मिनट में ही मैंने पूरे 80 क्वेश्चन बना लिए थे। 5 मिनट में मार्क्स मैं कितने बैठा आए थे रहा। आपके? मार्क्स? मार्क्स मैम 73 आए थे। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। ज्यादा important। आपके सबके प्रीलिम्स में मार्क्स कितने कितने थे? मेरे तो 61 थे शायद, 61 या 62 ऐसे कुछ थे। ओके। 73। मेरा भी 60। हाँ, पीओ में 60 ही था। ओके ओके। तो मॉक टेस्ट की आपने जैसे बात की, तो मॉक टेस्ट के सोर्सेस आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे पेरेंट्स को? गार्डली मैम, गार्डली और होली बोर्ड मेरे देते थे। गाइडली एंड ऑलिव बोर्ड। आपने संगीत का कौन से मॉक टेस्ट दिए थे? मैम स्मार्ट कीड़ा, डेफिनेटली स्मार्ट कीड़ा। स्मार्ट कीड़ा, ओके। मैम मैं तो सारा ही दे दी थी, टेक्स्ट बुक दी थी, स्मार्ट कीड़ा, प्रैक्टिस मॉक, ऑलिवुड, मैं तो सारा ही दे देती थी एक एक दिन में, क्योंकि सारा खत्म हो जाता था जल्दी जल्दी। तो इसलिए मैं सारा ही परचेज कर ली थी और सारा देती थी, कोई ओके। भी सोर्स से छूट मैम ना जाए। डेफिनेटली, बट ये मैक्सिमम मैं गाइडली और स्मार्ट कीड़ा का ही देता था मेरे पास भी सबका सब्सक्रिप्शन, क्योंकि डेफिनेटली हम लोग स्कूल में 2 मॉक देते हैं, मेंस का तो कम पड़ ही जाता है वो। हाँ। हम्म। अब मेंस की बात करें तो मेंस के लिए सब्जेक्ट वाइज आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी? देखिए रीजनिंग क्वांट तो
जो पढ़ा है वही उसका थोड़ा हाई लेवल रहता है, लेकिन बाकी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। और आप लोगों ने इंग्लिश और हिंदी में क्या चूज किया था? मेरा तो मैम इंग्लिश था इंग्लिश। मैम। इंग्लिश था, ओके। इंग्लिश ही था मैम। और हम कंप्यूटर के लिए बोलेंगे, जो एग्जाम का नोटिफिकेशन सचिन आता अरोड़ा। है उससे पहले कंप्यूटर कंप्लीट करना चाहिए। क्योंकि लास्ट में मैनेज नहीं हो पाता है। उससे पहले हाँ, कंप्यूटर करने कंप्यूटर से के लिए अच्छा तो रहता है। मैं भी हमेशा बोलती हूँ कि ये तो ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लोग लाइटली लेके चले जाते हैं और उसके कारण बस पेपर बिगड़ कोडिंग जाते हैं। सब्जेक्ट है मैम, अगर आप पढ़ के जाओगे। अगर आप बेसिक्स क्लियर करोगे ना, क्योंकि कंप्यूटर में डीप नहीं पूछता है मैम। कंप्यूटर में क्या है कि बेसिक्स पूछता है, हर साल से देखते एक ही पैटर्न आता है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी फॉलो करोगे तो काफी है। पर आप बेसिक पूरा पढ़ लोगे ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा। इनफैक्ट पिछले साल ही कंपेयर में मेरे को लगता है इस बार ज्यादा इजी आया था कंप्यूटर। आरआरबी यस यस पीओ यस का, यस। आरआरबी क्लर्क का इवन योगा। टफ आया था मेरे को लगता है। हाँ। आरआरबी करेक्ट क्लर्क करेक्ट ज्यादा, करेक्ट। इसमें तो नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे थे जो कंप्यूटर ग्रेजुएट होंगे वैसा जैसा। मेरा, हाँ, मेरा 31 आ गया था, मीन्स 15.5 20 में पीओ में। मेरा 20, कंप्यूटर। मेरा आउट मेरा आउट ऑफ 40 23 या 24 ऐसा कुछ आया है। फिर जीए में इसमें भी कंप्यूटर कम आ गया है मेरा। कौन से सोर्सेस यूज किए थे आप सभी ने कंप्यूटर के लिए? मैंने मैम यूज किया एक्चुअली, था अरोड़ा अरोड़ा एजुकेटर और एजुकेटर। स्टडी आईक्यू। यस मैम। ओके। अरोड़ा अरोड़ा एजुकेटर। एजुकेटर। यस मैम। सचिन अरोड़ा टीचर का नाम है मैम, और अरोड़ा एजुकेटर का हाँ पूरा हाँ, मतलब वीडियो आरआरबी के देखता लिए सब रहता है। वहीं जाते हैं शायद। हाँ यस मैम, आरएनबी के लिए सब वही जाते हैं। ओके ओके। एंड जनरल अवेयरनेस की बात करें तो उसकी क्या स्ट्रेटेजी थी आप सबकी, और कहाँ से सोर्सेस सोर्सेस कौन से यूज किए थे? अफेयर्स क्लाउड और मैम स्टडी आईक्यू। यस मैम, स्टडी आईक्यू से ही हम भी किए थे। एक्चुअली मैम, मैं बोलना चाहूंगा कि जो मार्क्स से ही डेज वाइज मैं बनाता था, डेज वाइज करंट अफेयर, और उसी को रिवीजन करता था। और गौरव गर्ग सर से डेली वीडियो भी देखता था, बस यही था। ओके। संगीत, आप आपने कौन से सोर्सेस यूज किए? कोई सोच नहीं मैम, बाल बाल बचा हूँ सेक्शनल कट ऑफ से, तो मैम इस सब्जेक्ट में नहीं बोल पाऊंगा मैम। ओके, एकदम बाउंड्री पे क्लियर हुआ है सेक्शनल। यस मैम, बाउंड्री पे सेक्शनल क्लियर हुआ, वो डेफिनेटली मेरा निकल गया, वही बड़ा बात है। मेरे तो जीए में 19 मार्क्स आए हैं। माय गॉड। वाह टफ है यार ग्रेट। पेपर का दिया। तो बहुत टफ ये था इस फिर बार मैम का हम डिफिकल्ट दिया। लोग आया था अपना क्या? यस मैम, बहुत क्या? डिफिकल्ट है ये 19। फिर मैम हम लोग अपना मार्क्स नहीं बता सकते, इनका जीए में 19 आया है तो यस हम लोग मैम, का बाउंड्री क्लियर है। बाउंड्री क्लियर है बस। ओके ओके। तो बट और मेंस एक के चीज लिए आप मैम। क्या क्या स्ट्रेटेजी हाँ। और आपने रखी मेंस के लिए, वो एक बार यस बताइए। मैम, एक चीज मैं जेन्युइनली बोलना चाहूंगा। मैं मीन्स प्रमोशन नहीं कर रहा, पर ये मतलब बताना स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। मैंने जो गलती की थी मैं बता दे रहा हूँ, क्यों मेरे 2023 में निकला, 2021 और 2022 में क्यों नहीं निकला। मैम पिछले 2 साल में क्या करता था कि जो भी चीप सोर्स है मॉक का, तो जैसे कि है कुछ कंपनीज जो चीप सोर्स में प्रोवाइड करती है, फ्री सोर्स है, तो वो सब यूज करता था अपने मीन्स प्रिपरेशन के लिए। तो 2 साल मेरा वो उसके वजह से बहुत ही खराब हो गया, क्योंकि एक कंटेंट मुझे गाइडली स्मार्ट किया ये सब पता नहीं था उस टाइम। तो मैं फ्री सोर्स या चीप सोर्स पे जाता था तो डेफिनेटली बहुत खराब कंटेंट मुझे मिलता था, मैं क्लियर नहीं कर पाता था। फिर और एक गलती करता था, मैं यूट्यूब में जाके हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह से वीडियो देखता था, ताकि मेरा सब कुछ मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कम कॉस्ट में हो जाए। तो यूट्यूब में एक तरफ इसका वीडियो देखता था, उसका देखता था मैम, एक दिन में बहुत कम कंटेंट पढ़ पाता था, बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता था। फिर मैंने 2022 में गाइडली एक ऐप है, गाइडली ऐप का पीडीएफ बंडल मैंने मैम खरीद लिया। और उससे क्या हुआ मैम, बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। डेली वाइज मुझे टारगेट मिलता था, मैं सारा टारगेट बनाता था, और मेंस के लिए 2 या 3 बंडल एक साथ मैं मतलब पढ़ लेता था। तो उससे मेरा हैबिट हो गया। फिर मेंस का क्वेश्चन मैम जो सब टफ बोलता था मैं बहुत अटेम्प्ट करके आता था। और इस साल भी बहुत अच्छा है मेरा मैम, रीजनिंग और स्मार्ट्स के लाके। हाँ, सही सोर्स मिलना बहुत इम्पोर्टेंट है। जी और मैम। हम इसीलिए सजेस्ट भी करते हैं आपको, जो भी पूछता है हमसे भी कि कहाँ से पढ़े, तो क्योंकि ये सारे मार्केट में अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक अच्छा है, सारे ही ऑलमोस्ट अच्छे ही हैं। तो आपको बस पता होना चाहिए कि आपको कहाँ से पढ़ना है या आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। हर किसी की अलग अलग रहता है, किसी को गाइडली का अच्छा लगता है, किसी को स्मार्ट कीड़ा का, किसी को ऑलिव बोर्ड का, तो सबकी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस रहती है। और मेंस के लिए एग्जाम में कैसे स्ट्रेटेजी रही आपकी? मतलब एग्जाम अपीयर करना भी इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहता।
तो वो जो देखिए एग्जाम में टाइम मैम, मैनेज करना है सारे सेक्शंस का, वो आपने कैसे रखा? क्योंकि मेरा आरआरबीपीयू का मेंस मैम इसीलिए क्लियर नहीं हुआ था। मैंने तो पहले मैम अगर मैं अटेम्प्ट किया था, जीए सेक्शन अटेम्प्ट किया था, उसमें मेरे 15 से 16 मिनट लग गए थे, ठीक है, और मैंने 29 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। उसके बाद मैम कंप्यूटर किया, उसके बाद लैंग्वेज पेपर किया, उसके बाद रीजनिंग, और लास्ट में मैं मैथ किया था, ठीक है। ये मेरा मैंने भी मेरे टाइम पे टाइमिंग सेव था। किया था, लेकिन लास्ट में टाइम ही नहीं बचा काउंट करने का, और 5 ही क्वेश्चन हो पाए। मैम, तो मैंने आज फर्स्ट मैम टाइम बहुत पेपर कम दिया था। था। मेरे पास क्वांट के लिए टाइम बचा था 30 to 32 मिनट, ठीक है। पर मैम क्वांट इतना हार्ड था कि मैं 19 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया था। तो अ, टाइम मैनेज करना मैम बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत मैम बहुत इम्पोर्टेंट है मैम। मेरा ऐसा स्ट्रेटेजी है जो मैनेज करने का वो शायद ही किसी का होगा। मैं क्या करता हूँ, 10 मिनट में दोनों बना लेता हूँ, जीए और कंप्यूटर, क्योंकि जीए का मुझे ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, और कंप्यूटर मतलब अच्छा से प्रिपेयर्ड हो तो तुरंत तुरंत करके कर लेता हूँ कि जैसे क्वेश्चन देखता हूँ समझ में आ जाता है। मैम कैचिंग पावर या ये आपको मॉक देके ही होगा, क्योंकि आप जितना ज्यादा मॉक दोगे उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितना जल्दी बनाने का है। तो ये हैबिट हो गया था, तो 10 से 12 मिनट मेरा ये दोनों सब्जेक्ट मिला के रखा था। इंग्लिश भी मैम 13 14 मिनट में बनाते थे, जो करना रहता था वही करते थे। तो इंग्लिश लिमिटेड अटेम्प्ट्स में ठीक ठाक मार्क्स आ जाता था। और मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम टाइमिंग जो है मैं रीजनिंग और पॉइंट्स को देता था। समझ लीजिए 1 घंटा 10 मिनट, जैसे मैं 1 घंटा 20 मिनट आप मान के चलो, चार दोनों में 40 40 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट रीजनिंग और पॉइंट्स, और ये मिला के टोटल मेरे 65 आए थे सिर्फ ये दोनों सेक्शन में। तो ओके, काफी ज्यादा क्योंकि फर्क आपको पड़ गया पता है था। कि आपका वो स्कोरिंग पार्ट है मेरा और आप स्ट्रॉन्ग वहां पॉइंट से है। स्कोर यस मैम। करोगे। हाँ। यस मैम, आपकी इसीलिए क्या बस। स्ट्रेटेजी थी? मैम मेरा भी यही था कि अगर ये देख के एक बार समझ आ जा रहा है तो बन जाएगा, अगर नहीं समझ आ रहा है तो इसमें अगर 10 मिनट भी दूंगी तो कुछ होने जाना तो है नहीं। इसलिए मेरा भी यही कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले मैंने रीजनिंग को दिया, तो रीजनिंग मेरा आउट ऑफ 40 मेरा 38 मार्क्स आया है। और रीजनिंग मैथ्स में उसके बाद मैंने मैथ्स बनाया, मैथ्स में मैंने आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर मैं सोची अब मैं इंग्लिश पे जाती हूँ, फिर मैं इंग्लिश ट्राई की। फिर उसके बाद मैंने जीए बनाया, फिर कंप्यूटर बनाया, फिर उसके बाद मैं रिटर्न होकर के फिर मैथ्स बनाई। ओके, तो आपके ओवरऑल कितने मार्क्स थे टोटल 200 में से? 200 मेरे मार्क्स 86 थे मैम। ओके। सेम मेरा भी ऐसी चीज है। बाकी सबके? मेरा 92, मेरा 92 था। मेरा भी 86 है मैम, सेम है। ओके। 92 में भी 65 से 70 मार्क्स, तो वो दो सब्जेक्ट में ही ले गया मेरा। और इंटरव्यू की अब बात करें तो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? मैम मेरा तो बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था, क्योंकि सुबह में मेरा डीवी था और यूनियन बैंक का, क्योंकि मेरा रिजर्व लिस्ट से हुआ है, तो उसी दिन 6 तारीख को ही मेरा डीवी था और 6 तारीख को ही मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे को लगा कि मेरा इंटरव्यू हो नहीं पाएगा। तो क्योंकि दोनों रांची के डिफरेंट लोकेशन, मतलब एक साउथ है तो एक नॉर्थ है, टोटली डिफरेंट लोकेशन पे था। तो फिर मैं जब डीवी में गई तो डीवी था 11 बजे से, इंटरव्यू था एक अच्छा, बजे से। आपने ही मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया था क्या पूछने के लिए? नहीं मैम। क्योंकि एक सेम याद तो, सिचुएशन एक और किसी का आया था, उसका हाँ, सेम था। बट यूनियन बैंक वाले इतने अच्छे थे कि वो लोग सबसे पहले मेरा डीवी कराए, बोले जाओ तुमको पीओ बनना है, तुम्हारा हो जाएगा, हमको लग रहा है, तुम जाओ तुम इंटरव्यू दो। फिर मैं फटाक से गई और वहां इंटरव्यू मेरा 1 बजे की जगह 6 बजे 7 बजे हुआ। तो इंटरव्यू अच्छा हुआ फाइनली आपका? बस 5 मिनट का, वो लोग मुझसे ज्यादा क्वेश्चन ही नहीं पूछे, बस मेरे प्रीवियस जॉब के बारे में पूछे। ओके। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि ये लोग बहुत खुश थे, ऐसा लगता है मेरे से। और फिर ज्यादा बाकी क्वेश्चन सबका वाले। इंटरव्यू कैसा हुआ? मैम मेरा एक्सपीरियंस भी कुछ इन्हीं की तरह, हालांकि मैं पहले वर्किंग नहीं था। मुझे भी 3 4 5 मिनट छोड़ के, मतलब पूछ के छोड़ दिया था। कुछ भी बैंकिंग का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, बस अपने बारे में पूछा। और सेम सिचुएशन ना, अपने बारे में पूछा और मेरे जो सब्जेक्ट कॉमर्स के बारे में पूछा, बस थोड़ा मोड़ा हुआ, भी 2 3 मैक्सिमम 4 मिनट हुआ होगा। अच्छा। मेरा तो मैम 8 to 10 मिनट हुआ था, बिकॉज मेरा क्वेश्चन भी बहुत सर पूछ चुके थे, बैंक से भी मेरा 8 to 10 क्वेश्चन था, पर्सनल लाइफ से भी था, और फिर मेरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी 2 3 क्वेश्चन था, ऑनर्स पेपर से भी था। 8 to 10 मिनट मेरे लग गए थे मैम। ओके, तो आप लोगों का सबका एक ही जगह इंटरव्यू हुआ था?
यस हाँ मैम। मैम, सबका एक ही चैनल। दो तो दिन पैनल दो दिन अलग हुआ अलग था। होते हैं। हाँ, पैनल हो यस मैम। सकता है, तो हाँ, अलग। ओके। तो एट द एंड आप क्या सजेशन देना चाहेंगे बाकी सारे बैंकिंग एस्पायरेंट्स को? मैम, मेरे तरफ से यही सजेशन है कि आप कंसिस्टेंट रहो। आप बहुत जन होता है नहीं कि जैसे आप एग्जाम बहुत सारा दे दिए, उसके बाद आप लगभग 15 दिन 20 दिन ऐसे प्रिपरेशन छोड़ देते हो। तो उसमें क्या होता है कि आपका फिर बाद में कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है और आपके उतने अटेम्प्ट नहीं रह पाते, और आपका स्ट्रेटेजी एक होता है कि आपका फोकस हो, तो वो फोकस बिगड़ जाता है। तो भले ही आप 2 3 दिन 3 दिन में एक मॉक दो, पर एक कंटिन्यूटी बना के रखो, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है आगे जाके, मेंस के लिए खास करके। यस मैम, कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है मैम। सारा का सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और प्रैक्टिस है बस, और हाँ, कुछ नहीं। ये बैंकिंग एग्जाम्स में कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैम हम लोगों का ऐसा रिजल्ट होता है ना कि 0.5 से 0.1 नंबर से ऐसे हम लोग का नहीं होता है प्रीलिम्स। तो फिर अगर उस टाइम हम लोग गिव अप कर देंगे कि नहीं हमारा नहीं होगा, तो अगर वो तो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होता है कि इतने नजदीक हम लोग आ गए नेक्स्ट अटेम्प्ट में। तो और बैंकिंग में तो 6 6 7 7 एग्जाम होता है, ऐसा थोड़ी एक ही एग्जाम है, कोई ना कोई तो यस निकल मैम, ही और जाएगा। ये अच्छी बात है, ये एक सही बोली। बात और है मैम, और एक बात है मैम, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है ना, जब आता है जैसे मार्च वगैरह से, इसी इसी टाइम से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब रिजल्ट आते रहता है उसके बीच में मेंस आ गया तो उस टाइम प्रिपरेशन नहीं हो पाता है जिंदगी। हम्म। बहुत नहीं हो परेशानी पाता हो है। जाता है। Yes, एक और चीज मैं पूछना चाहूंगी, मैं भूल गई कि प्रिलिम्स और मेंस की जो प्रिपरेशन है ना, बहुत सारे जो न्यू बच्चे रहते हैं वो क्या करते हैं, पहले प्रिलिम्स की तैयारी करते हैं, फिर सोचते हैं प्रिलिम्स निकलेगा तो फिर मेंस की तैयारी करेंगे। तो आप लोग इसमें क्या कहना चाहेंगे कि साथ में करनी चाहिए या ऐसे वेट करना चाहिए? नहीं, नो मैम, डेफिनेटली साथ हम में तो ऐसे टाइम कैसे हो नहीं। सकता है कि मेरे ख्याल से तो साथ में करनी चाहिए, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है, क्योंकि इतना सारा एग्जाम में आप फंस जाओगे अगर आप साथ नहीं मैम करोगे तो। मैं यही बोलना चाहूंगी ना कि देखिए प्रीलिम्स में तो हम लोग को एट द एंड बस मॉक लगाना है, उसके अलावा तो बहुत टाइम है। तो डेली जीए करना ही चाहिए, दैट इज कंपलसरी कि हाँ, आप ये तो डेली जीए डेफिनेटली। करो। हम्म। और कंप्यूटर का आप टॉपिक वाइज करो, जैसा टाइम मिलेगा। कंप्यूटर में ज्यादा टॉपिक नहीं है, आप टॉपिक वाइज अगर 10 12 15 दिन भी देते हो ना, तो आपका हाँ। कंप्यूटर क्लियर हो जाएगा। उसको एट द एंड लास्ट टाइम मेंस के टाइम रिवीजन करो और एमसीक्यूज दो बस। कंप्यूटर के लिए ज्यादा लोड नहीं लेना है। हाँ, जीए डेली करना है। और मैथ्स और रीजनिंग तो वो तो आपके ऊपर है, आपके मॉक टेस्ट और आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको देते हो टाइम। एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत जन ना अर्थमेटिक को इग्नोर कर देता है। बहुत जन ऐसा देखा गया, वो सोचते हैं कि डीआई से मार्क्स उठ जाएगा, पर आजकल मैम वैसा डीआई देता नहीं है कि मार्क्स उठ जाए। तो लोगों को समझना होगा कि अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करना ही होगा मैम। ये एक सलाह है, क्योंकि हाँ, अर्थमेटिक आजकल अरिथमेटिक मतलब बहुत के उसके बिना एग्जाम निकालना मुश्किल हो जाता है। वो फिर मुश्किल हो ऐसा है जाता कि है। किस्मत है तो निकल जाएगा, निकल नहीं है गया, तो यस मैम। नहीं निकलेगा। तो आप सब अभी जो इंश्योरेंस एग्जाम्स आए हैं उनका फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है? यस मैम, अभी तो कोई भी फॉर्म फिल करते, क्योंकि अभी मैं पूरा प्रिपरेशन में है, और एक जॉब लग गया तो डेफिनेटली अंदर से कॉन्फिडेंस आ गया कि और निकाल सकते हैं। तो NICL AO मैम आया हुआ था, तो वो भरा हुआ है, पहले ही दिन भर दिया था। ओके, एंड यूनाइटेड इंडिया? नहीं मैम, UIC असिस्टेंट का पोस्ट था, तो डेफिनेटली आ रहा था, BPO बेटर है उससे, तो नहीं भरा था UIC का। ओके ओके, बट मैं तो यही कहूंगी कि जितने इंश्योरेंस आप अभी आए हैं, GIC, UIIC और NICL, तीनों भर दो। क्योंकि वो बाद में आपको रियलाइज होगा, अभी जब जॉब लगती है ना तब ये सब समझ नहीं आता, 1 2 साल बाद समझ आता है, फिर तब तक ये एग्जाम फिर नहीं आएंगे। अब मतलब यस आपका मैम। जितना टाइम है, मुझे नहीं लगता 4 5 साल में ये एग्जाम्स आएंगे, क्योंकि ये बहुत पहले आए थे। और हाँ, 2017 मैम, यस। तो इसीलिए अभी ये कम वैकेंसी देख के बहुत सारे लोग नहीं भरते, लेकिन भरना चाहिए क्योंकि जॉब बहुत अच्छी है। मैम अभी जो हम लोग आरबीआई असिस्टेंट का मेंस दे करके आए, उसमें झारखंड में केवल 5 वैकेंसी थी। मेंस में तो हम बस 27 बच्चे बैठे हुए थे। मतलब हम लोग एक दूसरे से पूछ सकते थे कि तुमने कितना अटेम्प्ट किया, हमारा मतलब हम लोग जान सकते थे हमारा निकलेगा कि नहीं निकलेगा क्योंकि सब आरबीआई सत्ताईस आप असिस्टेंट बच्चे 27 का मीन्स? बात और आप किसने दिया था? 27 का बात मैंने दिया था मैम। ये 27 का मैम बात करी, मेरे सेंटर में सिर्फ 6 जन थे।
जमशेदपुर सेंटर में। अच्छा, मतलब बहुत सारे सिर्फ लोग 6 जन। देने नहीं आए थे? नहीं, देने का बात नहीं, नहीं मैम एक्चुअली नहीं, सनी नहीं, सीटी इतना कम 5 ही था, बहुत वैकेंसी कम है जन ना, सिलेक्ट हुए। फिर भी हाँ। 5 ही 6 वैकेंसी थोड़ी ना थी। होंगे ना, मेंस के लिए सिलेक्शन तो ज्यादा नहीं लोग। नहीं मैम, मैम पूरे झारखंड में ना रांची, धनबाद, जमशेदपुर 3 अच्छा, सेंटर अलग होता अलग है, तो मैं सेंटर्स रांची, थे। हाँ, डेफिनेटली। तो रांची में 27 थे, जमशेदपुर में 6 थे, ऐसे थे। तो मेंस में आप लोगों का जीए तो सभी ने बोला डिफिकल्ट था बहुत ज्यादा। मैम एक्चुअली ये मेरा गलती हो गया है। क्या बोलते हैं, आरआरबी में जी इग्नोर करने का नतीजा आरबीआई ले डूबा, क्योंकि मैम मैंने इतने अच्छे अटेम्प्ट किए हैं आरबीआई से, में 166 अटेम्प्ट, पर जीए का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकल पाएगा। सेम 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 सेम। तो आप सभी के साथ बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और फर्स्ट टाइम हम ऐसे मल्टीपल कैंडिडेट्स के साथ कर रहे हैं। हमेशा क्या होता है, हम सिर्फ एक के साथ करते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम में आरआरबी पीओ या आईबीपीएस पीओ जिसमें हमें बहुत सारे एस्पायरेंट्स मिल जाते हैं। बाकी एग्जाम्स में उतने नहीं मिल पाते जिनके साथ हम टॉपर स्टॉक कर सके, क्योंकि उतनी वैकेंसीज नहीं आती। और स्पेशली हमारी चैनल पे हम बैंकिंग के अलावा जो एग्जाम्स है उस पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि आपको और अच्छी जॉब मिल सके। क्योंकि जैसे इंश्योरेंस एग्जाम होता है या फिर रेगुलेटरी बॉडीज की एग्जाम होती है, आरबीआई, सेबी, नाबार्ड, तो इन सब पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है कि ये जो एग्जाम्स है इनके बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं होती। बैंकिंग जॉब्स के वीडियोस तो हर कोई बनाता है, तो इसीलिए हम लोग मेनली फोकस करते हैं कि हम आपको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जो बाकी जगह अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सभी का भी बैंक में तो हो गया, उसके बाद आप और अच्छी जगह अगर सिलेक्शन लोगे तो आपकी आने वाली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि बैंकिंग सबको पता है कि उतना इजी नहीं है, जॉब करना वहां पे डिफिकल्ट है। और अभी इनिशियली हमें लगता है कि इजी है, लेकिन आने वाले अगर आप 30 इयर्स अपने नेक्स्ट इमेजिन करेंगे तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती है। तो इसीलिए आप सभी को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी, और जो भी एस्पायरेंट्स देख रहे हैं, कि आप तैयारी तो जरूर बैंकिंग एग्जाम्स की करें। क्योंकि मेन चीज तो वही है, वो बहुत ज्यादा आती है। तो आपको अगर एक इनिशियल जॉब चाहिए तो उसकी तैयारी करना जरूरी है। लेकिन उसके बाद अगर आपको लगे कि आप कुछ और भी निकाल सकते हैं, और जब आपकी तैयारी इतनी अच्छी होती है ना, तो आप कोई एग्जाम कम वैकेंसी पे भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लोगों ने बताया कि आरबी असिस्टेंट का प्रीलिम्स आप लोगों ने निकाला है, तो वो भी इजी नहीं है। आरबी असिस्टेंट में आप लोगों को पता है कितनी कम वैकेंसीज आई थी, लेकिन वहां पर आपने प्रीलिम्स निकाला है। तो ऐसा नहीं है कि कम वैकेंसीज वाली एग्जाम नहीं निकलती है, क्योंकि हर कोई यही सोचता है ना कि कम वैकेंसी है तो बहुत से लोग फॉर्म नहीं भरते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सो मच मैम।